नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर अपने YouTube चैनल वेदांता जीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। अ, फरवरी करंट अफेयर्स का पहला पार्ट हमने बनाया था। उसका ये दूसरा पार्ट है। फरवरी का फरवरी करंट अफेयर्स 2024 का ये दूसरा पार्ट है जिसको आज हम कवर करेंगे। इसमें 25 टॉपिक के करीब जो है इसमें कवर किया जाएगा। तो जो लोग ये चैनल ना सब्सक्राइब किए हों वो कर लें और शेयर कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि और लोगों तक ये पहुंच सके। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। भारत ने दलहन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए योजनाओं का अनावरण किया है। हमारे देश में दालें अधिक मात्रा में खाई जाती हैं। बहुत सारे हमारा देश में जो लोग हैं वो शाकाहारी मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन है और शाकाहारी भोजन में दालों का की खपत सबसे ज़्यादा, दुनिया में सबसे ज़्यादा दालें जो है भारत के अंदर खाई जाती हैं। उपज भी बहुत होती है लेकिन अपनी ज़रूरत का हम बहुत सारा जो है दलहन आयात करते हैं। लगभग साल में 25 से 30 35 30 से 35 लाख टन दलहनों का हम आयात करते हैं, जिसमें अरहर, उड़द दालें सबसे ज़्यादा आयात की जाती हैं। भारत सरकार ने मसूर जैसी दालों को घरेलू खरीदों को बढ़ावा देने और किसानों को पारंपरिक फसलों के बजाय इन्हें उगाने के लिए प्रोत्साहित करने की नई नीति बनाई है, जिसका उद्देश्य आत्मनिर्भरता प्राप्त करने और भारी वार्षिक आयात को कम करने के लिए भारत में दलहन उत्पादन को बढ़ावा देना है। योजना का मुख्य उद्देश्य है 5 वर्षीय मूल आश्वासन। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल द्वारा घोषित योजना के तहत सरकारी एजेंसियां, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ नेफेड और राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ एनसीसीएफ दलहन उगाने के इच्छुक किसानों को समूह के साथ 5 साल के अनुबंध पर हस्ताक्षर करेगा। गेहूं और चावल का रकबा बदलना। हमारे देश में सबसे ज्यादा गेहूं चावल उत्पादन, सबसे ज्यादा जो खेती की जाती है जमीन पे, भूमि पे, वो सबसे ज्यादा गेहूं और चावल उगाया जाता है। तो उसके रकबे को कम करना है और दलहन को उगाने को किसानों को प्रोत्साहन करना है। प्रोत्साहन करने के लिए उनको नई नई वैरायटी के बीज उपलब्ध करवाने जो ज़्यादा पैदावार करें। उसके बाद हर साल एमएसपी घोषित होती है दालों पे, उस पर बढ़ाया जाता है और 2014 से अभी 2024 के बीच में 18 गुना पिछले 10 वर्षों में 18 गुना एमएसपी पे को बढ़ाया जा चुका है। सभी दालों के लिए एमएसपी दरों में खेती की लागत और मुद्रास्फीति सूचकांक के अनुरूप महत्वपूर्ण उछाल देखा गया है। तो इससे सरकार का ये कोशिश है कि जो दलहन का आयात हो रहा है इसको कम किया जाए। इससे जो है हमारे अगर दालों का उत्पादन भारत में बढ़ेगा तो आयात कम होगा, आयात शुल्क कम होगा, जो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार का यूज होता है इसमें कम होगा और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में काम होगा। तो इसलिए जो है सरकार इस योजना को लाई है कि हम दलहन उत्पादन में आगे बढ़ सकें। बीस फरवरी को अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम स्थापना दिवस मनाया जाता है। 20 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम का स्थापना दिवस मनाया जाए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम के लोगों को शुभकामनाएं दी है। मिजोरम का जो सब संक्षिप्त इतिहास है, मिजोरम की स्थापना के साथ मिजो नेशनल फ्रंट के संघर्ष का समापन हुआ। मिजो नेशनल फ्रंट की स्थापना 1961 में की गई थी। इस संगठन ने ग्रेटर मिजोरम की स्वतंत्रता की मांग के लिए हथियार उठाए थे। और आइजोल लुंगलेई चांग
गिते, लिम, छिलमुंग इत्यादि स्थानों में सरकारी संस्थानों को निशाना बनाया। भारत सरकार ने 1967 में मिजोरम नेशनल फ्रंट पर प्रतिबंध लगाया और एनएफ के नेतृत्व में संघर्ष को और तीव्र हुआ। 1972 में मिजोरम को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया। उसके बाद 30 जनवरी 1986 को मिजो नेशनल फ्रंट तथा भारत सरकार के समझौते पर हस्ताक्षर हुए, जिसके पश्चात मिजो नेशनल फ्रंट ने हिंसा का मार्ग त्यागा और शीघ्र ही मिजोरम को भारत का पूर्ण राज्य बनाया गया और इस मिजोरम राज्य अधिनियम 1986 पारित किया गया। तो 20 फरवरी को मिजोरम दिवस मनाया, मिजोरम राज्य दिवस स्थापना दिवस मनाया था। और अरुणाचल प्रदेश शुरू में असम का नियंत्रण था, असम की प्रांतीय सरकार के गवर्नर के पास था। संविधान लागू होने के बाद नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी NEFA का कार्यभार असम बाद में NF का नाम बदलकर अरुणाचल प्रदेश कर दिया गया। 1972 में अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। 1975 में अरुणाचल प्रदेश परिषद को अस्थायी विधानसभा में परिवर्तित किया गया और इसके बाद अरुणाचल प्रदेश के लिए मंत्रिपरिषद का गठन किया गया। 20 फरवरी 1987 को अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। इसके लिए संविधान में 5वां संशोधन किया गया। तो इस तरह 20 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम दिवस मनाया जाता है। इसरो ने इनसेट 3DS मौसम उपग्रह लॉन्च किया है। अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 17 फरवरी 2023 को जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल GSLV रॉकेट का उपयोग करके सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से श्रीहरिकोटा से उन्नत इनसेट 3DS मौसम अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया है। इसका मिशन का लक्ष्य इनसेट 3DS को जियो सिंक्रोनाइज ट्रांसफर कक्षाओं में स्थापित करना है। इनसेट 3DS उपग्रह भू स्थिर कक्षा में तीसरी पीढ़ी के मौसम विज्ञान उपग्रह है। यह भारत की उन्नत इनसेट 3D श्रृंखला का नवीनतम उपग्रह है, जिसे भू स्थिर कक्षा में मौसम की निगरानी, पूर्वानुमान और आपदा चेतावनी के लिए डिजाइन किया गया है। यह मौसम की भविष्यवाणी में सहायता के लिए मौसम संबंधी डेटा प्रदान करने वाले ऑप्टिकल इमेजिंग और वायुमंडलीय ध्वनि प्रयोग को ले जाता है। मिशन का उद्देश्य है इनसेट 3D का लक्ष्य भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली के हिस्से के रूप में पहले से मौसम के मिजाज की निगरानी करने वाले और सटीक चक्रवात पूर्वानुमानों को सक्षम करने वाले परिचालन उपग्रह इनसेट 3D और इनसेट 3DR से डेटा को पूरक करना और आपदा प्रबंधन में मदद करना है। मिशन का उद्देश्य पृथ्वी की सतह की निगरानी करना और मौसम संबंधी महत्व के विभिन्न वर्णक्रमीय चैनलों में समुद्री अवलोकन और पर्यावरण को आगे बढ़ाना है। मिशन वायुमंडल के विभिन्न मौसम संबंधी मापदंडों का पता लगाएगा और मौसम और पूरा सहायता प्राप्त खोज और बचाव सेवाओं से संबंधित महत्वपूर्ण पहलुओं का डेटा प्रदान करेगा। इस उपग्रह के माध्यम से मौसम संबंधी पूर्व सूचना देश को मिल जाया करेगी। उस हिसाब से आपदा प्रबंधन और चेतावनियां जारी हो जाएंगी, जिससे लोग जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी। पहले से ही 2 इनसेट 3D उपग्रह लॉन्च हैं और एक तीसरा है, उसी का 3DS नाम है इसका, और ये पूर्वानुमान देगा मौसम विभाग को और उस हिसाब से कदम उठाए जाएंगे। ये आपदा प्रबंधन, मौसम की निगरानी, पूर्वानुमान, आपदा चेतावनी और समुद्र की गतिविधियों पर नजर रखेगा और उनकी 3D इमेज के द्वारा मौसम विभाग को सूचना एकत्रित करेगा और उस हिसाब से मौसम विभाग आने वाली सूचनाओं को आपदा प्रबंधन और मौसम के बारे में लोगों को जागरूक करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बांड योजना को रद्द कर दिया है। राजनीतिक फंड में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से राजनीतिक दलों को वित्तीय दान के लिए एक वैकल्पिक प्रणाली के रूप में भारत सरकार द्वारा 2018 में चुनावी बांड योजना शुरू की गई है।
हालांकि हाल ही में 2024 में योजना को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया था। चुनावी बांड, जो भी राजनीतिक दल हैं वो अपना खर्चा चलाने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए, जो भी उनके रोजमर्रा के खर्चे हैं, सभी के लिए वो दान पे आश्रित होते हैं। वो दान गुप्त दान भी हो सकता है और कारपोरेट चंदे के रूप में भी हो सकता है। उसमें पार्टी में लोग फंड भी देते हैं, पर्चियां भी काटी जाती हैं इसी, और उसमें काले धन का बहुतायत और भ्रष्टाचार से कमाए हुए धन का बहुतायत में उपयोग होता था। इसको ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड लाया गया 2018 में सरकार के द्वारा कि इससे भ्रष्टाचार और काले धन की खपत को रोका जाए। लेकिन फिर भी इसमें लोगों की जो जानकारी गुप्त रखी जा रही थी, कौन कितना पैसा दे रहा है चुनाव पार्टियों को, इसका गुप्त था, क्योंकि बॉन्ड खरीदने पे उसकी पहचान उजागर नहीं होती थी। तो इसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बांड योजना को रद्द कर दिया है। चुनावी बांड भारतीय स्टेट बैंक के निर्दिष्ट शाखाओं में खरीदे गए बैंकिंग उपकरणों के माध्यम से राजनीतिक दान की अनुमति देता था। दानदाताओं की पहचान गुमनाम रहती थी। शुरू में पारदर्शिता बढ़ाने और काले धन पर अंकुश लगाने के लिए प्रचार किया गया। आलोचकों ने पारदर्शी वित्त पोषण को सक्षम बनाने में गुमनामी पर चिंता जताई थी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला। हाल के फैसलों में सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ ने माना कि चुनाव में अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत नागरिकों के सूचना के अधिकारों का उल्लंघन करता है और भारत की चुनावी बांड योजना को रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य बातें जो कही है, पार्टियों को व्यापक कॉर्पोरेट फंडिंग को समझौता करने के कंपनी अधिनियम की धारा 182 में संशोधन असंवैधानिक या घाटे में चल रही कंपनियों से भी गुमनाम चंदा ले सकता है। उसके अलावा निर्णय राजनीतिक वित्त पोषण नागरिकों के जानकारी के अधिकार को बरकरार रखता है, जो कि सूचित चुनावी विकल्प बनाने और पार्टियों को जवाबदेह बनाने के लिए आवश्यक है। यह गोपनीयता की गारंटी देने वाले व्यक्तियों द्वारा दिए गए छोटे दान बनाम महत्वपूर्ण सार्वजनिक हित को देखते हुए पारदर्शिता की आवश्यकता वाले बड़े प्रभावशाली कॉर्पोरेट दान के बीच अंतर करता है। न्यायालय का कहना है कि हालांकि कुछ दान केवल पार्टियों का समर्थन करने के लिए दिए जाते हैं, लेकिन वित्त पोषण चैनलों के स्पष्ट उन लोगों को स्पष्ट कर सकती है जो नीतिगत प्रभाव खरीदने का इरादा रखते हैं अथवा पारदर्शिता आवश्यक है। अगर कोई कॉर्पोरेट घराना किसी पार्टी को भारी भरकम चंदा देता है और उसकी पहचान उजागर नहीं होती है, किसी दूसरे को उसमें पता ही नहीं रहता, ना तो जनता को पता लगता, ना विपक्षी पार्टियों को, जो और पार्टियां हैं उनको पता लगेगा, तो अगर वो पार्टी सत्ता में आती है तो वो अपने फायदे के लिए नीतियों को परिवर्तित कर सकता है, वो सरकार के ऊपर प्रभाव डाल सकता है। तो इसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसको रद्द कर दिया है। CIAL हवाई अड्डे पर दुनिया का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करेगा। कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ग्रीन हाइड्रोजन परिषद में हरित हाइड्रोजन उत्पादन सुविधा स्थापित के लिए भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। हवाई अड्डे परिषद में हरित हाइड्रोजन संयंत्र कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट CIAL को दुनिया का पहला हवाई अड्डा परिचालन बना देगा, जिसके परिसर हाइड्रोजन बिजली उत्पादन की सुविधा होगी। संसद के लिए समझौते पर आदान पर तिरुवनंतपुरम में मुख्यमंत्री पिनराई विजयन को CIAL के पदेन अध्यक्ष हैं की उपस्थित में किया गया। ग्रीन हाइड्रोजन क्या है? ग्रीन हाइड्रोजन तात्पर्य जीवाश्म ईंधन के बजाय सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा या नवीनीकरण ऊर्जा के स्रोतों का उपयोग करके उत्पादित हाइड्रोजन से इसलिए इसमें शून्य कार्बन उत्सर्जन होता है। यह इलेक्ट्रॉनिक्स नामक प्रक्रिया के माध्यम से निर्मित होता है, जो पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करता है। स्वच्छ ईंधन के रूप में हरित हाइड्रोजन परिवहन सहित सभी क्षेत्रों में टिकाऊ भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। सरकार की यह कोशिश है पूरे विश्व में ही, क्योंकि जिस तरह से पर्यावरण असंतुलन हो रहा है, पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है और उसकी वजह से तरह तरह की आपदाएं आ रही हैं, तो सभी सरकारों की कोशिश है और भारत सरकार की भी ये कोशिश है कि 2070 तक वो जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य पे काम कर रहा है। इसी तरह वो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, मतलब सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत परियोजनाएं चालू कर रही है और उसके अलावा हाइड्रोजन, एथेनॉल का उत्पादन और भी बहुत सारे काम ऐसे कर रही है, जिससे
कि जीवाश्म ईंधन जो पेट्रोल और डीजल है इसकी खपत कम की जाए और ग्रीन ऊर्जा की तरफ बढ़ा जाए। तो इसी को हाइड्रोजन जो है पानी से मतलब ऑक्सीजन और पानी को अलग करके हाइड्रोजन बनाया जाता है और इससे गाड़ियां भी चल सकती हैं, बिजली उत्पादन में भी काम आ सकता है और फ्लेक्सी फ्यूल में जहाँ पे मतलब जीवाश्म ईंधन और हाइड्रोजन दोनों से भी गाड़ियां चल सकती हैं, इस तरफ सरकार काम कर रही है। तो इस समझौते से कोचीन एयरपोर्ट पर, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जो वहाँ की जो स्टेशन की ईंधन स्टेशन की स्थापना करेगा, जबकि सीआईएल भूमि और हरित ऊर्जा संसाधन का उपयोग करेगा। वर्तमान में कोचीन हवाई अड्डे की सौर ऊर्जा उत्पादन के संचयी स्थापित क्षमता 50 मेगावाट है, जो सौर फार्म प्रतिदिन 2 लाख यूनिट बिजली का उत्पादन करता है। हरित लक्ष्यों के साथ हरित हाइड्रोजन संचय की योजना विमानन उत्सर्जन को कम करने, संगठनात्मक स्वायत्त का लाभ उठाते हुए हरित पर्यटन को बढ़ावा देने, टिकाऊ परिचालन मॉडल के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण के प्रति सीआईएल की अग्रिम प्रतिबद्धता के साथ दृढ़ता से मेल खाती है। तो इससे वहाँ के जो छोटे मोटे काम है, वहाँ के बिजली की जो खपत है उसको ग्रीन हाइड्रोजन के द्वारा की जाएगी, जिससे प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके। और कोचीन इंटरनेशनल हवाई अड्डा यह पहला हवाई अड्डा है जो ग्रीन हाइड्रोजन से उत्पादित बिजली का प्रयोग करेगा। राष्ट्रपति ने सार्वजनिक परीक्षाओं के नए नकल विरोधी कानून को मंजूरी दी है। देश में हम आए दिन सुनते हैं जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, खासकर स्टेट लेवल की जो परीक्षाएं हैं उसमें नकल, पेपर आउट होना या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से धोखाधड़ी करना, और ये हर राज्य में ये एक गंभीर समस्या है। इससे परीक्षाएं स्थगित हो जाती हैं, बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ होता है, समय पर परीक्षाएं नहीं हो पाती, लोगों की इसी चक्कर में ओवर एज हो जाते हैं। तो इसी सबको ध्यान में रखते हुए नकल विरोधी कानून केंद्र सरकार लाई है, जिसको राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है। 15 फरवरी 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी ने सार्वजनिक परीक्षा सावधानों की रोकथाम विधेयक 2024 को अपनी सहमति दी है, जिसने हाल ही में संपन्न बजट सत्र में दोनों सदनों द्वारा पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए गया था। सार्वजनिक परीक्षा के तात्पर्य संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी और केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा आयोजित परीक्षाओं से है। अनुचित साधनों के प्रश्न पत्र या कुंजी उत्तर कुंजी के अधिकृत पहुंच लीक होना, सार्वजनिक परीक्षा के दौरान उम्मीदवार की सहायता करना, कंप्यूटर नेटवर्क के साथ छेड़छाड़ करना, फर्जी परीक्षा आयोजित करना, फर्जी प्रवेश पत्र और प्रस्ताव जारी करना, इन सबके इस पर रोक लगेगी। इसमें धोखाधड़ी में अगर ये सब कोई भी परीक्षा में धोखाधड़ी करता हुआ पाया जाएगा तो उसको नए कानून में नामित परीक्षा निकायों द्वारा आयोजित सार्वजनिक परीक्षा में नकल करने पर प्रयोग करते पकड़े जाने पर 6 महीने से लेकर 2 साल की सजा और 10,000 रुपए से 5 लाख रुपए जुर्माने लगाने का प्रावधान किया गया है। अगर कोई परीक्षार्थी ऐसा करता है, कोई भी परीक्षा लेने पर प्रतिबंध है। इसके अलावा अगर परीक्षा के दौरान अनुचित प्रथाओं का उपयोग करते दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों के ऊपर नैतिक कदाचार की गंभीरता पर आधार पर 6 महीने लेकर जीवन भर के लिए किसी भी राष्ट्रीय अंतर राज्य स्तरीय परीक्षा में बैठने पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इसमें व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रवेश परीक्षाएं भी शामिल होंगी। परीक्षा अधिकारियों को भी प्रशिक्षकों के लिए प्रयोजता अगर छात्रों के अलावा मुख्य पर्यवेक्षक, स्वतंत्र प्रतिनिधियों, पेपर सेंटर और समाधान प्रदाताओं को भी प्रश्नपत्रों, उत्तर कुंजी लीक, अवैध मिलीभगत के माध्यम से धोखाधड़ी की बढ़ावा देने के लिए 2 साल की सजा, 2 साल की जेल और जुर्माने का भी सामना करना पड़ सकता है। तो
वर्तमान में डिजिटल युग में ग्रे क्षेत्रों को संबोधित करना है। एंटी चीटिंग नियामक ढांचे का उद्देश्य नैतिक अजाजे धूसर क्षेत्रों को संबोधित करना, जिससे जासूसी कैमरे, ईयरपीस जो कान में बड्स लगाते हैं, या किसी कंप्यूटर को हैक करना, या ब्लूटूथ के द्वारा जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से धोखाधड़ी होती है उस पर रोक लगाना, कोचिंग माफियाओं के खतरों पर अंकुश लगाना। उनका उद्देश्य कोचिंग माफियाओं के समांतर कुटीर उद्योग को रोकना भी है, जो धोखाधड़ी साल्वरों के माध्यम से या भ्रष्ट अंदरूनी सूत्रों के साथ मिलकर प्रक्रियाओं के समझौता करके और धोखाधड़ी की सुविधा प्रदान करने में माहिर हैं। तो इस नकल विरोधी कानून से परीक्षाओं में जो अनियमितता होती है उसको रोकने में मदद मिलेगी, अगर ये सही से लागू हुआ तो। अगर ये लागू हो, वैसे सभी जो भी छात्र हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं किसी भी क्षेत्र के लिए, उनके साथ जो है हर साल जो है कई सारी परीक्षाओं में ये नकल वाली समस्या उत्पन्न हो जाती है, जिससे परीक्षाएं कैंसिल हो जाती हैं, बच्चों को धरना प्रदर्शन करना पड़ता है, इससे उनका टाइम भी खराब होता है, पढ़ाई से अलग हटके उनको आंदोलन करना पड़ता है। तो अगर ये सही से लागू हो जाए तो छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ भी नहीं होगा, और अगर ऐसा कोई करता है तो उसके ऊपर प्रभावी कार्रवाई भी हो सकेगी। परिवहन क्षेत्र में हरित हाइड्रोजन के उपयोग लेके सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। भारत सरकार परिवहन क्षेत्र में ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग के लिए पायलट प्रयोग शुरू करने के लिए दिशा निर्देश लेकर आई है। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। विशेष दिशा निर्देश में हरित हाइड्रोजन ईंधन से प्रौद्योगिकी, भंडारण बुनियादी ढांचे और ईंधन भरने वाले प्रोटोकॉल के उपयोग करके बसों, कारों, ट्रकों जैसे विभिन्न वाहन खंडों में पायलट परियोजना शुरू करने के लिए किया गया है। ग्रीन हाइड्रोजन क्या है? ग्रीन हाइड्रोजन का पात्र सौर या पवन ऊर्जा जैसे नवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करके पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित करके उत्पादित हाइड्रोजन है, जो कि बिना किसी ग्रीन हाउस उत्सर्जन से उत्पन्न होता है। इसलिए हरित हाइड्रोजन को आदर्श शून्य प्रदूषण भविष्य का ईंधन भी कहा जाए। आने वाले समय में ग्रीन हाइड्रोजन जो जीवाश्म ईंधन है, पेट्रोल डीजल की जगह लेगा। अभी इसकी बनाने की तकनीक उतनी विकसित नहीं हो रही है। दूसरा, अभी इसको बनाने का खर्चा ज़्यादा है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे नई तकनीकें आएंगी और जैसे जैसे इस पर एक्सपेरिमेंट होगा, हाइड्रोजन पानी की ना कमी है, और जो पानी की कमी नहीं है तो हाइड्रोजन भी बनने में हाइड्रोजन भी खूब बनेगा, तो उसकी जगह इससे सरकार का पैसा भी बनेगा, प्रदूषण भी कम होगा और लोगों को रोजगार भी मिलेगा। तो ये सब चीज़ें होंगी। तो सरकार का ये मिशन है कि 2030 तक प्रति वर्ष कम से कम 5 ट्रिलियन मीट्रिक टन हरित और हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता और 2029 तक 19,744 करोड़ रुपए बजटीय प्रावधान के साथ 60 से 100 गीगावाट इलेक्ट्रोलाइजर स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। इसमें वाहन खंडों का विभिन्न वाहन प्रतिभाओं के विचार करते हुए प्रदर्शन मानदंडों कड़ाई से मूल्यांकन करने के लिए 4 पहिया वाहन, बसों, एलसीवी, हल्के वाणिज्य वाहन, 3 पहिया वाहन, 2 पहिया वाहनों के लिए अलग अलग परियोजनाएं निर्धारित की गई हैं। इन वाहनों में कैसे हरित ऊर्जा, हाइड्रोजन के उपयोग कैसे किया जाए, हाइड्रोजन से कैसे इन गाड़ियों को चलाया जाए, इस पर एक्सपेरिमेंट होंगे, इस पर रिसर्च होंगी, और फिर उस हिसाब से आगे योजना बना के इनका उत्पादन किया जाएगा। पायलट लागत को सीमित करना। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन से पायलट 55 लाख रुपए तक का समर्थन पारंपरिक डीजल या सीएनजी वेरिएंट की तुलना में हरित हाइड्रोजन वाहनों की बढ़ती लागत को कवर करता है, या साल भर चलने वाली परीक्षणों के दौरान पूंजी लागत का ख्याल रखेगा। इसके अलावा बुनियादी ढांचे की आवश्यकता रखें। नवीकरण ऊर्जा संस्थाओं के पास परियोजनाओं के लिए स्थानों को प्राथमिकता दी गई है, क्योंकि दिशा निर्देशों में इलेक्ट्रोलाइजर का उपयोग करके आवश्यक हाइड्रोजन उत्पादन, सिलेंडरों में दबाव युक्त भंडारण और मजबूत परीक्षण के लिए ईंधन भरने वाले स्टेशनों को विनिर्देशों की रूपरेखा तैयार करनी होगी। पीएम मोदी ने अबू धाबी में पहले पारंपरिक हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री अभी अबू धाबी मतलब दुबई और यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात के दौरे पे गए थे। वहाँ पे उन्होंने एक हिंदू मंदिर
की उद्घाटन किया है। जो भी BAPS हिंदू मंदिर, जो हम लोग अक्षरधाम मंदिर है, जैसे दिल्ली में है, अपने देश में बहुत सारी जगह है, दिल्ली, बम्बई, अहमदाबाद, बड़े बड़े शहरों में अक्षरधाम मंदिर है, और पूरे वर्ल्ड में लगभग इसके 1500-1600 करीब मंदिर हैं। तो उसी के तहत अबू धाबी में, क्योंकि भारत के बहुत सारे लोग अरब देशों में रहते हैं, वहाँ पर अपना व्यवसाय कर रहे हैं, पर्यटन के क्षेत्र में जाते हैं, और वहाँ जो है, वहाँ की जो अरब देशों की जो अर्थव्यवस्था है वो पेट्रोलियम पदार्थों पे टिकी हुई है। लेकिन अब वो उसमें धीरे धीरे विविधता ला रहे हैं, वो पर्यटन के क्षेत्र को बढ़ावा दे रहे हैं, खेलों को बढ़ावा दे रहे हैं, उसकी और उसके अलावा सांस्कृतिक आदान प्रदान अपने बढ़ा रहे हैं, क्योंकि वो मुस्लिम देश हैं, लेकिन उसके बाद भी वहाँ पे इस मंदिर को स्थापित किया गया है, ताकि भारत के बहुत सारा पर्यटन, लाखों लोग हर साल जो है वहाँ घूमने के लिए जाते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए वहाँ इस मंदिर की स्थापना की गई है। फरवरी 2024 में संयुक्त राज्य अमीरात की अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबू धाबी स्थित देश के पहले पारंपरिक हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया है। मंदिर को औपचारिक रूप से BAPS हिंदू मंदिर अबू धाबी कहा जाता है। इसके संगठन का नाम बोचा सनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण BAPS के नाम पर रखा गया है, जिसने इनके उपासकों के लिए बनाया था। यह परिसर अब दुबई आबू धाबी राजमार्ग से कुछ दूर अबू मुरीखा में स्थित है। यह पूरी तरह से भारत के राजस्थान और गुजरात से लाए गए बेज बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर का उपयोग करके निर्मित किया गया है। मंदिर की वास्तुकला प्राचीन हिंदू हवेली शैलियों से की तरह बनाया गया है, जिसमें हिंदू धर्म ग्रंथों के देवताओं, स्तंभों, मेहराबों और दृश्यों को चित्रित करने वाली जटिल सजावटी मूर्तियां प्रदर्शित की गई हैं। 7 मीनारों और भव्य आंतरिक सज्जा की गई है। संयुक्त अरब अमीरात का पहला पारंपरिक मंदिर है। संयुक्त अरब अमीरात में कुछ हिंदू मंदिर परिषद हैं। यह इतने विशाल पैमाने पर निर्मित पहला पत्थर का मंदिर है, जो परिवर्तित स्थानों के विपरीत प्राचीन भारतीय पूजा स्थलों की देखी जाने वाली पारंपरिक वास्तुकला का प्रदान करता है। संयुक्त अरब अमीरात में बहुलवाद के प्रति मील का पत्थर ये साबित होगा। इसके अलावा भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच सहयोग। पीएम मोदी यूएस सरकार की मंदिर परियोजना में 2015 में पीएम मोदी और संयुक्त अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान द्वारा दोनों देशों की करुणा और सहिष्णुता के मूल्यों के प्रतीक को बढ़ाते रणनीतिक संबंधों के बीच शुरू की गई ये पहल थी। BAPS संगठन द्वारा ये निर्मित अबू धाबी मंदिर ये इस मंदिर जहाँ बना है वो अबू धाबी भूमिदान की है। परिसर का निर्माण मंदिर निर्माण और व्यापक विशेषता रखने वाले भारत के मुख्यालय मतलब भारतीय लोगों ने इस मंदिर को बनाया है, क्योंकि ये प्राचीन भारतीय जो मंदिर भारत में जो प्राचीन मंदिर बने हुए हैं, जैसे हमारा अयोध्या में राम मंदिर बना है, वैसे ही वो भी बना है, और वो पत्थर का मंदिर है, जो राजस्थान और गुजरात के जो लाल बलुआ पत्थर होता है उससे बनाया गया है। इससे भारत और यूएई सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा मिलेगा और हमारी रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करेगा। भारत ने IRASTE प्रोजेक्ट के लिए गठित गो टेक प्राइज 2024 जीता है। फरवरी 2024 में भारत को विश्व सरकार शिखर सम्मेलन संयुक्त राज्य अमीरात द्वारा सरकार ने स्थापित प्रतिष्ठित गो टेक प्राइज 2024 से सम्मानित किया। भारत ने अपने नवसी IRASTE प्रोजेक्ट के लिए AI संचालित सरकारी सेवाएं श्रेणी में जीत हासिल की, जो सड़क सुरक्षा में बदलाव के कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करता है। इस पुरस्कार ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के शहरी परिवहन नेटवर्क में पूर्वानुमानित विश्लेषण और AI के गैर कार्यान्वयन को मान्यता देता है। इंटेलिजेंट सॉल्यूशन ऑफ रोड सेफ्टी थ्रॉट टेक्नोलॉजी परियोजना भारत सरकार, उद्योग जगत के नेताओं और वैश्विक संस्थानों के बीच एक सहयोगात्मक पहल है। यह AI
एल्गोरिदम और पूर्वानुमान मॉडलिंग को सक्रिय सड़क सुरक्षा इंजीनियरिंग और राजमार्गों के और शहर की सड़कों के लिए योजना में एकीकृत करता है। व्यापक उद्देश्य निवारण, हस्तक्षेप को सशक्त बनाने और केंद्रीय डेटा विश्लेषण के माध्यम से दुर्घटनाओं में 50% की एक कमी लाता है। IRASC प्रोजेक्ट जो गॉव टेक प्राइज 2024 है, इसको भारत को मिला है, जो यूएई संयुक्त अरब अमीरात में दिया गया है इसको। इसका मतलब ये है कि भारत में रोड नेटवर्क बहुत तेजी से बढ़ रहा है, नए नए एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। जो रोडें पहले सिंगल लेन थी उनको डबल लेन किया जा रहा है, जो डबल लेन थी उसको 4 लेन किया जा रहा है। उसके अलावा बहुत सारे ब्लैक स्टॉप थे जहाँ पे आए दिन दुर्घटनाएं होती थी, जिसमें जान माल की लोगों की जान चली जाती थी। उन ब्लैक स्टॉप को देख कर वहाँ की जो खामियां थी, मतलब रोड सेफ्टी को लेकर या रोड के बनाने में जो कमियां थी, उन सबको चिन्हित करके उसको कैसे दूर किया जाए, लोगों की दुर्घटना कैसे कम हो, रोड की सेफ्टी कैसे बढ़े, इन सबको ध्यान में रखते हुए इस काम को किया गया है। प्रमुख विशेषताएं इसमें जोखिम को पहचान करने के लिए सड़क दुर्घटना डेटा का विस्तृत विश्लेषण करना, संभावित दुर्घटना क्षेत्रों का पूर्वानुमान अंतर्दृष्टि मशीन लर्निंग का उपयोग करना, सड़क बुनियादी ढांचे की सुरक्षा का परीक्षण करने के यातायात सिमुलेशन मॉडलिंग और विजन जीरो ढांचा शून्य मृत्यु दर को लक्षित करना। ये सब काम ये करेगा। स्वाति साइंस ऑफ वुमेन एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन पोर्टल लॉन्च किया। फरवरी 2024 सरकार ने स्वाति इन साइंस ऑफ वुमेन एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन पोर्टल लॉन्च किया है, जो स्टीम, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित और चिकित्सा क्षेत्र में भारतीय महिलाओं की उपलब्धियों को उजागर करने वाला एक डेटाबेस है। विज्ञान में लिंग अंतर को संबोधित करने के लिए इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम रिसर्च NIPGR द्वारा इंटरेक्टिव पोर्टल विकसित किया गया है। पोर्टल की आवश्यकता भारत में स्टीम के शोधकर्ताओं में महिलाओं की जो भागीदारी है वो 13 से 15% है, जो अधिकांशतः G20 देशों में सबसे कम है। उन्हें कनिष्ठ भूमिकाओं में असमान रूप से समूहित किया गया है, जो उन्नत में बाधाओं का संकेत देता है। महिलाओं के वैज्ञानिक योगदान की ओर और हाशिए पर डाल देती है। नेतृत्व और समस्या समाधान में विविधता प्रभावित होती है, जिससे नवाचार प्रस्तुतिकरण में बाधा आती है। स्वाति पोर्टल इस सस्ता अंतर को निपटाता है। स्वाति पोर्टल सरकार ने लॉन्च किया है। इसका ये इसलिए किया गया है कि हमारे विज्ञान, प्रौद्योगिकी मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, गणित और चिकित्सा क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका कम है। लगभग 13 से 15% के बीच में इनकी भूमिका है। इनकी भूमिका कैसे बढ़ाई जाए, इनको कैसे प्रशिक्षित किया गया जिससे इन क्षेत्रों में महिलाओं की भूमिका को बढ़ाया जाए। G20 देशों की तुलना में भारत की स्थिति कमजोर है। G20 और जो देश हैं जो शामिल हैं उनमें इन क्षेत्रों में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने स्वाति साइंस एंड वुमेन एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन पोर्टल लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित और चिकित्सा क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना और उनको उसमें स्थापित करना। यह पोर्टल विशेषज्ञता, योग्यता, प्रकाशन आदि को ध्यान में रखते हुए विभिन्न स्तरों पर महिला छात्रों, संकाय और वैज्ञानिकों के प्रोफाइल के स्व पंजीकरण की अनुमति देता है। डैशबोर्ड राज्यों और संस्थानों में स्टीम की भूमिकाओं में महिलाओं के वितरण पर क्रियाशील विश्लेषण प्रदान करता है, या विशेषज्ञ आउटरीच मंचों और अंग्रेजी और हिंदी में खुली पहुंच के माध्यम से सहयोग को सक्षम बनाता है। समावेशन चुनौतियों को संबोधित करना। पोर्टल डेटा का विश्लेषण राज्यों के अनुरूप परामर्श कार्यक्रमों और इंटर्नशिप नीतियों का मार्गदर्शन करता है। डोमेन विशिष्ट चुनाव लक्षित अवसर पहल को सक्षम बनाता है। स्वचालित छात्रवृत्ति अलर्ट महिला वैज्ञानिकों को सशक्त बनाते हैं, चुनौतियों को उजागर करते हैं। साथ ही महिलाओं की क्षमता को अधिकतम करने के लिए हस्तक्षेप शुरू कर सकती है। मतलब इस पोर्टल के माध्यम से राज्य सरकारें, केंद्र सरकारें किस क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी कम है, या उसके अलावा शैक्षणिक संस्थान
जो प्रौद्योगिकी संस्थान हैं उनको जो है इंटर्नशिप प्रोग्राम चालू करेगा, छात्रवृत्ति देगा ताकि महिलाओं की भागीदारी और बढ़ सके। विजन 2030 विजन को साकार करना है। 2030 तक स्टीम में महिलाओं की संख्या 25% की सीमा पार करने के साथ पोर्टल ने इनकी संख्या बढ़ाने से अधिक लड़कियों को विज्ञान कैरियर की ओर आकर्षित करने की उम्मीद है। वह निवेशकों और कॉर्पोरेट्स को जोड़ने से व्यवसायीकरण को भी बढ़ावा मिलेगा। उड़ीसा में गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है। उड़ीसा राज्य में गुप्तेश्वर एक जगह है जहां वन को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। हाल ही में सरकार के अनुसार के दौरान उड़ीसा के कोरापुट जिले में गुप्तेश्वर शिव मंदिर के से सटे प्राचीन गुप्तेश्वर वन को राज्य का चौथा जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। यह स्थल 350 हेक्टेयर सीमा क्षेत्र में फैला है। जैव विविधता विरासत स्थल क्या है? भारत ने 2002 में जैव विविधता अधिनियम की धारा 37 के तहत राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों के परामर्श से अद्वितीय और नाजुक परिस्थिति तंत्र को जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में नामित कर सकती है। जैव विविधता विरासत स्थल स्थलीय, तटीय, अंतर्देशीय, जल या समुद्री क्षेत्र हो सकता है जो समुद्र जैव विविधता प्रदर्शन करता है। इसमें शामिल जंगली और पालतू प्रजातियों की प्रचुरता, उच्च स्थानिकता, दुर्लभ और संकर प्रजातियां, कीस्टोन विकास रूप से महत्वपूर्ण प्रजातियां, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और नैतिक और सौंदर्य। जैव विविधता विरासत स्थल वो है जैसे कोई एक पार्टिकुलर जगह है, वहाँ पे बहुत सारी वनस्पतियां हों और बहुत सारे जीव जंतु रहते हों, और कुछ ऐसे जीव जंतु या वनस्पतियां हों जो विलुप्त होने की कगार पे हों। उन्हीं के संरक्षण संवर्धन के लिए ये बनाया जाता है, जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है। उस क्षेत्र को घोषित किया जाता है और फिर उनके संवर्धन और संरक्षण के लिए काम किया जाता है। तो गुप्तेश्वर वन की जो विविधता है उसमें 608 पशु प्रजातियां शामिल हैं, जिसमें 28 स्तनपायी प्रजातियां, 108 पक्षी प्रजातियां, 18 उभयचर प्रजातियां हैं, 48 सारीसर प्रजातियां हैं, 45 मछली प्रजातियां हैं और 41 तितली प्रजातियां इस गुप्तेश्वर वन जैव विविधता विरासत स्थल में है। इसमें महत्वपूर्ण जीव जंतुओं में मगरमच्छ, कांगेरी, घाटी रॉक ग्रेडो, सेक्रेड बुश मेढक, ब्लैक बाजा, जेडन बाजा, मालाबार ट्रोगोन और सफेद वाले कठफोड़वा शामिल हैं। गुप्तेश्वर के चूना पत्थर की गुफाएं दक्षिण उड़ीसा में पाई जाने वाली 18 में से 8 चमगादड़ों की प्रजातियां को आश्रय देती हैं। जो प्रजातियां इसके अलावा प्रचुर मात्रा पुष्प विविधता के साथ साथ 182 वृक्ष प्रजातियां हैं, 76 झाड़ी प्रजातियां हैं, 177 जड़ी बूटियां प्रजातियां हैं, 69 पर्वतारोही प्रजातियां हैं, 14 आर्किड प्रजातियां हैं और लुप्तप्राय औषधीय पौधे। इन परिस्थिति तंत्र में कई कृषि और औद्योगिक रूप से महत्वपूर्ण सूक्ष्मजीव भी हैं। नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड। नेशनल मोबिलिटी कार्ड का मतलब है कि हम आए दिन यात्रा करते हैं, घर से निकलते हैं, बस पकड़ते हैं, ट्रेन से यात्रा करते हैं, मेट्रो से यात्रा करते हैं। तो इसके लिए सरकार ने एक नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड बनाया है, जिसके माध्यम से हम अपनी यात्रा को सुगम बनाएं, बिना मतलब कैश लेन देन के हम कार्ड के द्वारा टच के द्वारा जो है अपना पैसे का भुगतान करेंगे। इससे हमारा टाइम भी बचेगा और पैसे की भी पैसे का जो लेके चलने में जोखिम है वो भी कम होगा। नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड NCMC को 2019 में भारत सरकार के शहरी और आवास और शहरी विकास मामलों के मंत्रालय द्वारा वन नेशन वन कार्ड पहल के रूप में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य सार्वजनिक परिवहन भुगतान को सुव्यवस्थित करना और पूरे भारत में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा करना।
जो सार्वजनिक परिवहन प्रणाली है शहरों में, जैसे दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, चेन्नई, जो बड़े महानगर हैं, वहाँ पे मेट्रो, बस या ऑटो, उनमें जो है, या जो रैपिड रेल चल रही हैं, जो उपनगरीय रेल सेवा होती है, वहाँ पे जो है कैश में लेन देन न करके इस कार्ड के द्वारा जो है भुगतान प्रणाली को लागू करना है। एनसीएमसी एक इंटर ऑपरेटर ट्रांसपोर्ट कार्ड है, जो उपयोगकर्ता को एक ही कार्ड का उपयोग करके सार्वजनिक परिवहन के कई तरीकों से भुगतान करने के साथ साथ अन्य खुदरा भुगतान करने की भी अनुमति देता है। यह संपर्क रहित भुगतान तकनीक और उन्नत सुरक्षा सुविधाओं से लैस है। एनसीएमसी का उपयोग मेट्रो ट्रेनों, बसों, उपनगरीय रेलवे और टोल और पार्किंग शुल्क का भुगतान करने के लिए किया जा सकता है। यह दैनिक परागणों और लेन देन के लिए एक कार्ड या नकदी ले जाने की आवश्यकता को कई कार्ड और नकदी ले जाने की आवश्यकता को कम करता है। इसकी जो मुख्य विशेषता है एनसीएमसी के मुख्य है, परिवहन साधनों में अंतर संचालित एनएफसी औद्योगिक के माध्यम से संपर्क लेन देन, सुरक्षा एन्क्रिप्टेड लेन देन, ऑफलाइन कम लेन देन क्षमता, खुदरा भुगतान के लिए बहुउद्देशीय उपयोग। वन नेशन वन कार्ड एनसीएमसी को हम कहाँ से ले सकते हैं? इसमें एसबीआई, पीएनबी और बीओआई सहित साझेदार बैंकों द्वारा जारी किया जाता है। आवेदन प्रक्रिया में ऑनलाइन आवेदन करना है, बैंक शाखा में जाना, केवाईसी दस्तावेज जमा करना, बैंकों को निर्देशन के अनुसार कार्ड सक्रिय करना, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग आदि के माध्यम से कार्ड को टॉप अप करना है। एक बार सक्रिय और टॉप अप होने पर एनसीएल परिवहन और खुदरा क्षेत्रों में भुगतान के लिए तैयार हो जाता है और आप कहीं भी सार्वजनिक परिवहन में इसका उपयोग कर सकते हैं। इससे आपको दैनिक परागमन आने जाने में और लेन देन को डिजिटली लेन देन में आपको सहायता होगी। भारत और श्रीलंका और मॉरिशस ने यूपीआई सेवा शुरू की है। यूपीआई का मतलब जो हम आज के समय में मोबाइल वॉलेट से या मोबाइल फोन पे, पेटीएम, भीम ऐप, गूगल ऐप, इसका उपयोग करते हैं। ऐसी ही भुगतान प्रणाली हमारे देश की श्रीलंका और मॉरिशस में भी लॉन्च हुई है। भारत ने एक आभासी समारोह, मतलब वर्चुअल समारोह के दौरान श्रीलंका और मॉरिशस में यूपीआई भुगतान सेवा शुरू की है, जिसमें पीएम मोदी और दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए। इस कदम से इन देशों की यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों और भारत आने वाले मॉरिशस के नागरिकों को यूपीआई से पेमेंट करने की सुविधा मिलेगी। श्रीलंका और मॉरिशस ने यूपीआई की उपलब्धता से इन देशों की यात्रा करने वाले भारत नागरिक अपने लेन देन के लिए इंटरफेस का आसानी से उपयोग कर सकेंगे। वहीं भारत आने वाले मॉरिशस के नागरिक भी यूपीआई से भुगतान कर सकेंगे। मतलब जो भारतीय लोग मॉरिशस या श्रीलंका की यात्रा करते हैं, वहाँ वो अपने देश की यूपीआई से भुगतान कर सकते हैं। जो भी आपको लेन देन करना है वो डिजिटली मोबाइल से कर सकते हैं। उसके अलावा मॉरिशस का अगर कोई आदमी इंडिया आता है, भारत आता है, तो वो यूपीआई के माध्यम से लेन देन कर सकता है। मॉरिशस में रुपए कार्ड के लॉन्च होने से वहाँ के बैंकों को रुपए कार्ड से डेबिट और क्रेडिट कार्ड जारी करने की अनुमति मिल गई है जाएगी। इन नागरिक इन कार्डों का उपयोग घरेलू लेन देन के साथ भारत में भुगतान करने की सुविधा प्राप्त होगी। भारत डिजिटली नवाचारों में अग्रणी है। भारत ने वित्तीय प्रौद्योगिकी नवाचार और डिजिटल साधनों बुनियादी ढांचा परियोजना खुद को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित किया है। भारत सरकार ने सक्रिय रूप से भारत में विकास और तकनीकी क्षमताओं को साझा करने को बढ़ावा दिया। भारत में आज डिजिटल भुगतान प्रणाली तेजी से चल रही है। लगभग हर मोबाइल में आपके कोई ना कोई वैलेट या कोई ना कोई भुगतान प्रणाली, पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, मतलब कोई ना कोई भुगतान डिजिटल पेमेंट करने की सुविधा है। और सबसे ज़्यादा भारत में डिजिटली लेन देन हो रहा है विश्व में। इसके अलावा बहरीन ने भी ऐसी पहल की है। इसी महीने शुरुआत में इस तरह की पहल बहरीन में भारतीय दूतावास ने अपने परिसर में के भीतर एक डिजिटल शुल्क संग्रह कियोस्क स्थापित किया है। मतलब
बहरीन का जो भारतीय दूतावास है, वहाँ उसने एक यूपीआई सिस्टम से लेन देन करने का एक मैकेनिज्म स्टार्ट किया है, जिससे वहाँ जो पासपोर्ट संबंधी और काउंसलर सेवा संबंधी जो शुल्क लगता है, वो आप उससे डिजिटल भुगतान कर सकते हैं। भारत सरकार ने इस साल भारत सरकार ने 4 लोगों को भारत रत्न देने की घोषणा की है। इसमें मैंने लालकृष्ण आडवाणी जी का नाम नहीं घोषित किया, मतलब मेंशन किया है। पूर्व प्रधानमंत्री बीपी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह के साथ कृषि वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन को भारत, और उसके अलावा पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। यह पुरस्कार भारत के विकास और समृद्धि में उनके उल्लेखनीय योगदान को मान्यता देता है। पीवी नरसिम्हा राव 1991 से 1996 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। उसके पहले भी वो कई कैबिनेट सरकारों में कैबिनेट मंत्री के रहे हैं। पीवी नरसिम्हा राव को भारत में उदारीकरण का जनक कहा जाता है। उन्हीं के द्वारा उद्योग में लाल फीताशाही और अपने बाजार को खुला, मतलब विश्व के लिए खोलना और लाइसेंसी राज खत्म करना, जिससे उद्योगों में प्राइवेट कंपनियां आई और जो भारत की आज तरक्की है, उद्योग उत्पादन है, जो भी हम उद्योगों में जो भी भारत का विकास देख रहे हैं, वो इन्हीं की वजह से था। तो इन्होंने 1991 से 1996 तक भारत के 9वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। उन्होंने 1990 के दशक भारत में आर्थिक उदारीकरण के वास्तुवाद के रूप में श्रेय दिया जाता है। राव ऐसी नीतियां अपनाई जिसके लाइसेंस परमिट राज प्रणाली को खत्म करके भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक बाजारों के लिए खोला। उनके दूरदर्शी नीतियों और सुधारों ने लाइसेंस राज को समाप्त कर दिया और भारत में विदेशी निवेश का मार्ग प्रशस्त किया। इसके अलावा चौधरी चरण जो किसानों के अधिकारों के कट्टर समर्थक थे, भारत के किसानों के कल्याण में उनकी अटूट प्रतिबद्धता और अमूल्य योगदान के लिए पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। कृषि वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन जो भारत की हरित क्रांति के जनक थे, इन्होंने 1960 के दशक में स्वामीनाथन ने कृषि में नई तकनीकों और नवाचारों को लागू किया, जिसने भारत की खाद्य सुरक्षा स्थिति बदले। उनके द्वारा उच्च उपज वाले, ज्यादा उपज वाले बीज, आधुनिक सिंचाई तकनीक, उर्वरकों के ज्यादा इस्तेमाल की शुरुआत से फसल उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई और इससे उस समय बार बार पड़ने वाले अकाल और सूखा और भोजन की कमी टल गई। और स्वामीनाथन के शोध और फील्ड वर्क ने कुछ ही वर्षों में भारत को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बना दिया। इसके अलावा लालकृष्ण आडवाणी जो पूर्व उप प्रधानमंत्री रहे हैं, 2000 से 2004 तक वो उप प्रधानमंत्री का पद पे रहे हैं। उसके अलावा वो गृह मंत्री रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वो संस्थापक सदस्यों में हैं, तो उनको भी भारत रत्न दिया जाएगा। इन 4 लोगों को इस साल भारत रत्न दिया गया है। 14 फरवरी को मनाया जाएगा राष्ट्रीय उत्पादक दिन, नेशनल प्रोडक्टिव डे। इसका भारत ने 12 फरवरी 2020 को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया, जो नेशनल प्रोडक्टिविटी डे मनाया, जो लक्ष्यों को प्राप्त करने के नियोजन, समय, कौशल, ऊर्जा, बुद्धिमत्ता, संसाधन और अवसर प्रदान करता है। राष्ट्रीय उत्पादक दिवस का आयोजन कौन करता है? राष्ट्रीय उत्पादक दिवस का आयोजन राष्ट्रीय उत्पादक परिषद द्वारा किया जाता है। इसका उद्देश्य भारत के सभी क्षेत्रों में उत्पादकता और गुणवत्ता जागरूकता को प्रोत्साहित करना और बढ़ावा देना। उत्पादक इसके राष्ट्रीय उत्पादक परिषद 12 से 18 फरवरी 2022 तक राष्ट्रीय उत्पादक सप्ताह मना रहा है। 24 तक इस सप्ताह को निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ मनाया जाता है। उत्पादकता उपकरणों के क्रियान्वयन और प्रोत्साहन को अवधारणा को ध्यान आकर्षित करना, समकालीन प्रासंगिक विषयों के साथ तकनीक को बढ़ावा देना, उत्पादक प्रतिष्ठात्मक गुणवत्ता को दर्शना का प्रचार करना,
संगोष्ठी कार्यशालाओं और गुणवत्तापूर्ण आयोजनों के माध्यम से जागरूकता बढ़ाना, संगोष्ठी अभियानों की व्यवस्था करने के साथ साथ उत्पादकता बढ़ाने का ज्ञान प्रदर्शित करना। इसका मतलब है 12 फरवरी को जो राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया जाता है, इसमें हमारे देश में औद्योगिक उत्पादन हमारे औद्योगिक उत्पादन को कैसे बढ़ाया जाए और उसमें नए नए नवाचार के द्वारा और गुणवत्ता कैसे सुधारी जाए, किसी भी प्रोडक्ट बन रहा है तो उसकी गुणवत्ता कैसे सुधरे, तो इन सब के लिए 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया जाता है। डीप फेक क्या है? भारतीय डीप टेक में खुद को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने के लिए एक बड़ा प्रयास किया है। डीप टेक में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स और क्वांटम कंप्यूटर जैसे उन्नत तकनीकों जिसमें आर्थिक विकास को गति देने की क्षमता हो, एक विशाल प्रतिभा फूल और बढ़ती तकनीकी उद्योगों के साथ भारत से आधुनिक तकनीक को विकसित करने में योगदान देने से संबंधित आर्थिक लाभ से लाभ उठाने का अवसर देखता है। डीप टेक को बढ़ावा देने के लिए दीर्घकालिक फंडिंग तक पहुंचने जैसी प्रमुख चुनौतियों को काबू पाने की आवश्यकता होती है। भारत सरकार डीप टेक नवाचार के लिए एक सहायक परिस्थिति तंत्र बनाने के उद्देश्य से नई नीतियों और पहलों की घोषणा कर रही है। डीप टेक क्या है? डीप टेक उन अग्रणी प्रौद्योगिकों को संदर्भित करता है जो अभी भी विकास के अधीन है लेकिन परिवर्तनकारी प्रभाव की क्षमता रखते हैं। इनमें नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, क्वांटम टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर, डेटा साइंस, 3D प्रिंटिंग जैसे क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास को शामिल करना है। गहन तकनीकी नवाचार, जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा, बुनियादी ढांचे की जरूरतों, साइबर सुरक्षा जैसी वैश्विक चुनौतियों का समाधान प्रदान करते हैं। इसमें उत्पादकता, आर्थिक विकास और रोजगार को बढ़ावा देने की उम्मीद की जाती है। भारत में डीप टेक के महत्व को पहचानते हुए भारत में इसे बढ़ावा देने के लिए कई प्रयास किए हैं। डीप टेक के महत्व को पहचान भारत में बढ़ाने के कई प्रयास किए हैं। इनमें परिवर्तनकारी जलशीलता और बैटरी भंडारण सिस्टम को मजबूत करना, क्वांटम प्रौद्योगिकी के लिए विशेष मिशन बनाना। 2022 में भारत ने अपनी अनूठी चुनौतियों को समाधान करते डीप टेक कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय डीप टेक स्टार्टअप नीति को अंतिम रूप दिया है। इस नीति का उद्देश्य दीर्घकालिक वित्त पोषण, मजबूत बौद्धिक संपदा अधिकार, कर लाभ और प्रतिभा को बढ़ावा देने के माध्यम से डीप टेक नवाचार को प्रोत्साहन करना। डीप टेक पर काम करने वाले 10,000 से अधिक भारतीय स्टार्टअप की पहचान की गई है। भारत सरकार ने जो अभी नई नई चीज़ें खोज हो रही है, एआई के माध्यम से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, नैनो टेक्नोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, क्वांटम टेक्नोलॉजी है, सेमीकंडक्टर जो चिपें बनती हैं छोटी छोटी, आज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में इन चिपों का सबसे ज़्यादा यूज होता है। और खासकर गाड़ियों में जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इनका यूज किया जाता है। तो डेटा साइंस और 3D प्रिंटिंग जैसे क्षेत्रों में अनुसंधान, मतलब इनमें रिसर्च हो, इन चीज़ों को कैसे बढ़ाया जाए, इनका औद्योगिक उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए, लोगों को इनसे कैसे जोड़ा जाए, लोगों के अंदर जागरूकता कैसे आए। सरकार इन चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए 10,000 से अधिक भारतीय स्टार्टअप जो छोटी छोटी कंपनियां हैं जो इन क्षेत्र में काम कर रही हैं उनको पहचान की है। उनको जो है उनके जो चीज़ें बना रही हैं उनका पेटेंट करवा रही है, उनको वित्तीय मदद दे रही है, उनको विदेशों से विदेशी कंपनियां जो इस क्षेत्र में ज़्यादा अग्रणी हैं उनसे टाई अप करवा रही है। तो भारत इन सब क्षेत्रों में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए काम कर रहा है।
इसीलिए वो इनके इनसे समर्थित नीतियां और कार्यक्रम बना रहा है। ईरान ने भारतीयों को वीजा मुक्त यात्रा की सुविधा दी है। ईरान हाल ही में वीजा मुक्त भारत मुक्त कार्यक्रम शुरू करने वाला देश है। देश बन गया है जो भारतीय नागरिकों को 15 दिनों को वीजा मुक्त प्रवेश देता है। मतलब जो भी भारतीय नागरिक वहाँ पर्यटन की दृष्टि से मतलब घूमने टहलने के लिए जाते हैं, उनको 15 दिन का वीजा मुक्त मतलब बिना वीजा के भी वो वहाँ जा सकते हैं और 15 दिन की अवधि खत्म होने के बाद वो वापस आएंगे। छूट वीजा छूट केवल हवाई मार्ग से मतलब ईरान में जो हवाई मार्ग से प्रवेश करेगा उसी पासपोर्ट धारक पर लागू होगी। नागरिकों को केवल पर्यटन उद्देश्यों के लिए यात्रा करनी चाहिए, व्यवसाय या काम के लिए नहीं। छूट 6 महीने की अवधि के भीतर एक वीजा मुक्त मतलब 6 महीने के अंदर अगर आप 15 दिन के लिए ईरान पर्यटन की दृष्टि से जा रहे हैं मतलब घूमने टहलने जा रहे हैं तो आप 15 दिन तक बिना वीजा के वहाँ रह सकते हैं। उसके बाद 6 महीने के बाद दोबारा मतलब साल में आप 2 बार वहाँ 15-15 दिन के बिना वीजा मुक्त यात्रा कर सकते हैं। इस तरह अन्य भारत में भारतीय नागरिकों को वीजा मुक्त यात्रा करने वाले देशों में 27 देश हैं जो भारत को वीजा मुक्त प्रवेश देते हैं, जिसमें मलेशिया, श्रीलंका, थाईलैंड, वियतनाम, केन्या, इंडोनेशिया, बारबाडोस, भूटान, डोमिनिका, हैती, मालदीव, मॉरिशस, नेपाल, सियोम और ट्रिनिडाद और टोबैगो। उत्तराखंड समान नागरिक संहिता उत्तराखंड सरकार ने अपने विधानसभा में समान नागरिक संहिता यूसीसी को लागू करने का कानून पेश किया है। ये कानून गोवा अपने देश में गोवा के बाद उत्तराखंड ऐसा दूसरा राज्य है जो यूसीसी नागरिक समान नागरिक संहिता लागू करने जा रहा है। इससे इस कानून का उद्देश्य है कि सभी धर्मों के, सभी जातियों के विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और लिव इन संबंधों से संबंधित कानूनों में एक रूपता लाना, एक समानता लाना और इसमें बहुविवाह, दो विवाह, बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाना, इसके अलावा बाल विवाह पर प्रतिबंध लाना। इस यूसीसी विधेयक की जो मुख्य विशेषता है उसमें बहुविवाह और बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाना, मानवीकृत विवाह की आयु मतलब किसी भी लड़की की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए, उसके नीचे नहीं होनी चाहिए। उसके बाद सभी की शादी का पंजीकरण होना चाहिए। अगर आप पंजीकरण नहीं करते हैं तो सरकारी योजनाओं का आप लाभ नहीं पाएंगे। समान तलाक कानून सभी धर्मों के में लोगों को जो तलाक जो संबद्ध विच्छेद होता है उसमें जो है समानता आएगी और समान दत्तक ग्रहण करने मतलब संपत्ति के अधिकार में और किसी बच्चे को गोद लेते हैं तो उसके भी समान उसको भी समान उसमें भी समानता आएगी और विवाह और लिंग विशेष का अनुमान पंजीकरण भी करवाना आवश्यक होगा। भारत ने गगनयान मिशन के लिए पहले मित्र को अंतरिक्ष में भेजा। भारत 2025 में मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान की योजना बना रहा है, लेकिन मानव अंतरिक्ष यात्रियों को लॉन्च से पहले व्योममित्र नामक एक अंतरिक्ष संबंधी रोबोट महत्वपूर्ण प्रणालियों का परीक्षण करने के साल के अंत तक अंतरिक्ष में उड़ान भरेगा। या महिला यूनाइटेड रोबोट अंतरिक्ष यान की कक्षा में भीतर मानवीय कार्यों का अनुकरण करने की सोची है। भारत जो है 2025 में एक गगनयान की योजना बना रहा है जिसमें मतलब रोबोट होगा जो आदमी की बौद्धिक क्षमता के तरह वो काम करेगा और वो उस मिशन में जाएगा और जो आदमी काम करता है वैसा वो रोबोट काम करेगा। वहाँ पे डेटा संरक्षण करना, वहाँ की कैसे अनुकूल वातावरण होगा, कैसे काम करना है, इस सब की वो जानकारी मतलब एक तरह से वो रिसर्च होगा ताकि जब यहाँ से गगनयान में या अंतरिक्ष में हमारे वैज्ञानिक लोग जाएंगे तो उनको जो है कोई परेशानी ना हो या उसमें जो कोई खामी हो उसको दूर करने में मदद होगी।
भारतीय मूल के 3 शोधकर्ताओं युवाओं को व्योममित्रक को अंतरिक्ष वैज्ञानिकों को ब्लावार्टनिक पुरस्कार दिया गया है। ब्रिटेन के युवा वैज्ञानिकों के लिए प्रसिद्ध ब्लावार्टनिक पुरस्कार के प्राप्तकर्ता नामित 9 वैज्ञानिकों में 3 भारतीय मूल के शोधकर्ता हैं। वे शामिल यह पुरस्कार 3 श्रेणियों में रासायनिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान और इंजीनियरिंग और जीव विज्ञान, चिकित्सा, प्रौद्योगिकी और दुनिया की हमारी समझ को बदलने वाले अनुसंधान को मान्यता देते हैं। इसमें प्रोफेसर राहुल आर नायर, मेहुल मलिक और तन्मय भारत सहित प्राप्तकर्ताओं को 17 फरवरी 2024 के लंदन के एक ब्लैक टाई गाला डिनर और पुरस्कार समारोह में सम्मानित किया गया। इन्हें कुल 8,80,000 पाउंड का अनुदान दिया गया है। न्यायमूर्ति रू बहरी बनी उत्तराखंड की पहला मुख्य न्यायाधीश। उत्तराखंड राज्य की ऋतु बहरी मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला जज हैं। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त राजभवन में न्यायमूर्ति बहरी को उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहला महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई है। अक्टूबर 2023 में न्यायपूर्ण विपिन संघी के सेवानिवृत्त के पद के बाद खाली पद था। न्यायपूर्ण बहरी उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने से पहले पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्य कर रही थी और राज्य में मुख्य न्यायाधीश का पद संभालने वाली पहली न्यायमूर्ति हैं। भारत और ओमान ने रक्षा सहयोग समझौते हस्ताक्षर किए हैं। हाल ही में मस्कट में भारत और ओमान संयुक्त सैन्य सहयोग समिति JMCC की बैठक के दौरान भारत और ओमान ने एक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किया है। यह समझौता सैन्य उपकरणों की खरीद सहित रक्षा जुड़ाव के नए क्षेत्रों में सहयोग के लिए एक रूपरेखा प्रदान करेगा। दोनों पक्षों ने अपने रक्षा सहयोग की व्यापक समीक्षा की और अपने साझा रणनीतिक हितों के आधार पर इसे बढ़ाने के तरीकों को खोज। उस बैठक में रक्षा उद्योगों के क्षेत्र में संभावित सहयोग और विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व रक्षा सहयोग गिरधर आरमाने ने किया। सहयोग के नए क्षेत्र बैठक में प्रशिक्षण, संयुक्त अभ्यास, सूचना साझाकरण, समुद्र विज्ञान, जहाज निर्माण और MRO सुविधाओं जैसे सहयोगों में नए क्षेत्रों की पहचान की गई है और इसमें दोनों सेनाओं के आपसी विश्वास और अंतर संचाली का निर्माण करने और अपने पक्षों के साझा हितों को और वैश्विक मुद्दों को विचारों का आदान प्रदान करना शामिल रहा है। 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस। प्रतिवर्ष 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य शिक्षा और जागरूकता के द्वारा लोगों के जीवन रक्षा को अनिवार्य करना। 2000 में कैंसर के विश्व कैंसर दिवस का प्रभाव जो है बढ़कर 18.1 मिलियन तक पहुंच गया, जबकि कैंसर से मरने वाले लोगों की संख्या 9.6 मिलियन तक पहुंच गई है। जीवन में औसतन 5 में से 1 मनुष्य को तथा 6 में से 1 महिला को कैंसर होता है। कैंसर के कारण 8 में से 1 पुरुष की मृत्यु तथा 11 में से 1 महिला की मृत्यु होती है। तो इस तरह 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। इसमें लोगों को जागरूक करना और कैंसर के बारे में लोगों को शिक्षित करना उद्देश्य होता है। भारतीय नौसेना ने 2024 को ईयर ऑफ द नेवल सिविलियन घोषित किया है। भारतीय नौसेना के समयबद्ध तरीके से नागरिक मानव संसाधन प्रबंधन के सभी पहलुओं को संबोधित करके नौसेना नागरिकों के प्रशासन, रक्षा और कल्याण में सुधार के लिए 2024 को ईयर ऑफ नेवल सिविलियन घोषित किया है। 2000 में कार्यान्वयन के लिए प्रशासनिक रक्षा, डिजिटल पहल, सामान और विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रमों कल्याणकारी गतिविधियों को अधिकतम करने की दिशा में प्रमुख फोकस क्षेत्रों की पहचान की है। मतलब हमारी जो नेवी है उसने इस वर्ष को ईयर ऑफ नेवल सिविलियन घोषित किया है। इसका मतलब यह है कि जो नेवी में काम कर रहे हैं, जो नागरिक काम कर रहे हैं, उनको उनकी दक्षता, उनकी कुशलता, उनकी दक्षता, उनकी प्रशासनिक क्षमता को सुधार करना, उनको इसके अलावा उनकी प्रशासनिक क्षमता, डिजिटल पहल, सामान और विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रमों के द्वारा
उनकी कल्याणकारी गतिविधियों को अधिकतम करने की दिशा में फोकस करना शामिल है। तो ये था आज का करंट अफेयर्स। ये फरवरी का ये सेकंड पार्ट था। आने वाले वीडियो में किसी और मतलब अगले महीने का बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय